माता की भारत माता की आवाज जोरदार होगी ना, तभी बॉर्डर पर बैठे हुए कुछ किसान के रूप में पाखंडी लोगों तक तुम्हारी बात जाएगी। कुछ किसान, मीडिया बार बार दिखाता है किसान बैठे हैं, किसान बैठे हैं। किसान नहीं बोलना चाहिए, मेरा निवेदन है मीडिया से। कुछ किसान सो कॉल्ड वो बैठेंगे, उन तक आवाज जानी चाहिए कि लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर पाकिस्तान की सीमाओं से लेकर चाइना की सीमा पर कड़कड़ाती सर्दी में जो हमारे सैनिक बैठे हुए हैं, उनको रसद ट्रेन के माध्यम से कैसे पहुंचाई जाए, उसको बाधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वो किसान कतई नहीं कर सकते, क्योंकि उनको मालूम है सीमा पर किसान का बेटा रखवाली करता है देश की, वो किसान का बेटा है। इसका मतलब जो रोक रहे हैं, जो धरने पर बैठे, वो किसान कतई नहीं हो सकते। ये उन तक संदेश जाना चाहिए। भारत माता की, दादा देव महाराज की। आज यहां पर सभी मेरे बुजुर्गवार, उनके चरणों में मैं शीश झुकाकर नमन करते हुए, जो गांव की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए और जिन्होंने देश की आजादी से लेकर अभी तक लंबे समय तक वो दर्द भोगा है, जो देश के अंदर किसानों का शोषण लगातार होता चला आ रहा था, उसके बारे में आप सब मुझसे ज्यादा बेहतर से जानते हैं। लेकिन सरकार 3 बिल लेकर आई है किसानों के उत्थान के लिए, उनके बारे में कुछ चर्चा करने के लिए हम आए हैं। हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई जगमोहन जी, हमारी दिल्ली प्रदेश किसान मोर्चा के अध्यक्ष भाई शेरावत साहब, विनोद जी, सम्मान के योग्य हमारे पूर्व डिप्टी मेयर रहे भाई कुलदीप जी, पार्टी के महामंत्री भाई पवन राठी जी, सम्मान के योग्य हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष जयदेव सोलंकी भाई राजकुमार जी, जो हमारे निगम पार्षद हैं, उपस्थित सभी नौजवान साथी, वे अन्य पुनः दोबारा एक बार दोहराना चाहता हूं, मेरे बुजुर्गों, वे पत्रकार बंधु और पत्रकार बहन भी है। निश्चित रूप से भाषणबाजी आप बहुत दिन से देख रहे होंगे, लेकिन माननीय मंत्री जी ने एक पत्र लिखा है किसानों के नाम। मैं वो केवल पत्र पढ़कर आपको सुना देना चाहता हूं। इस पत्र में भाषणबाजी ना होकर आप सबकी जानकारी में आ जाएगा कि ये बिल क्या है। प्रिय किसान भाइयों बहनों, ऐतिहासिक कृषि सुधारों को लेकर पिछले कुछ दिनों में से लगातार आपके संपर्क में हूं। बीते दिनों मेरी अनेक राज्यों के किसान संगठनों से बातचीत हुई है। कई किसान संगठन ने इस कृषि सुधारों का स्वागत भी किया है, वे इससे बहुत खुश हैं। किसानों में एक नई उम्मीद जगी है। देश के अलग अलग क्षेत्रों से ऐसे किसानों के उदाहरण भी लगातार मिल रहे हैं, जिन्होंने नए कृषि कानूनों का लाभ उठाना शुरू भी कर दिया है। लेकिन इन कृषि सुधारों का दूसरा पक्ष यह भी है कि कुछ किसान संगठनों में से इन्हें लेकर एक भ्रम पैदा कर दिया गया है। देश का कृषि मंत्री होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि हर किसान का भ्रम दूर करूं, हर किसान की चिंता दूर करूं। मेरी जिम्मेवारी है कि किसान और किसानों के बीच दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में जो झूठ की दीवार बनाने की साजिश रची जा रही है, उसकी सच्चाई और सही वस्तुस्थिति आपके सामने रखूं। मैं किसान परिवार से आता हूं, यह मंत्री जी ने कहा है, और मैं भी किसान परिवार से आता हूं। आज भी मैं किसान हूं, मेरे सभी रिश्तेदार आज भी किसान हैं। मैं खेती की बारीकियां और खेती की चुनौतियां दोनों को ही देखते हुए, समझते हुए मैं बड़ा हुआ हूं। खेत में पानी देने के लिए देर रात तक जगना, पानी चलते हुए मेड़ के टूट जाने पर उसे बंद करने के लिए भागना, असमय बारिश का डर, समय पर बारिश की खुशी, ये सब मेरे भी जीवन का हिस्सा रहे हैं। फसल कटने के बाद उसे बेचने के लिए हफ्तों इंतजार करते हुए मैंने भी देखा है। इन परिस्थितियों के बीच भी देश का किसान देश के लिए ज्यादा से ज्यादा अन्न उपजाने का प्रयास करता है। भारत के किसान के इस परिश्रम को, इस इच्छा शक्ति को हमने कोरोना के संकट काल में भी देखा है। किसानों ने बम्पर उत्पादन करके देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद की है। इस दौरान रिकॉर्ड तोड़ बुआई करके भविष्य में और अच्छी पैदावार सुनिश्चित किसानों ने की है।
कृषि मंत्री के तौर पर मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि नए कानून लागू होने के बाद इस बार एमएसपी पर सरकारी खरीद के भी पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सरकारी खरीद जो इस साल हुई है, इस बिल के आने के बाद देश के 70 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा हुई है। ये खुशी की बात है मोदी जी के नेतृत्व में। ऐसे समय में जब हमारी सरकार एमएसपी पर खरीद करके नए रिकॉर्ड बना रही है, खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ा रही है, कुछ लोग किसानों से झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी बंद कर दी जाएगी। ऐसा कतई नहीं है कि एमएसपी बंद होगी, वो केवल झूठ फैला रहे इस बात का। मेरा किसानों से आग्रह कि राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित कुछ लोगों द्वारा फैलाए जा रहे इस सफेद झूठ को पहचानें और इसे सिरे से खारिज करें। जिस सरकार ने किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी दिया है पिछले 6 सालों में, जिस सरकार ने पिछले 6 सालों में एमएसपी के जरिए लगभग सरकार के द्वारा किसानों की खाते में 6,000 रुपए सम्मान निधि के रूप में पहुंचाने का काम किया है, जिस सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने का संकल्प लिया है, उसे बदनाम करने का काम किया जा रहा है। किसान भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए किसान कल्याण उनके जीवन की सबसे अहम प्रतिबद्धताओं में से एक है। किसानों की आय बढ़ाने, उनके जीवन में समृद्धि लाने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह सरकार लगातार फैसले ले रही है। बीते 6 वर्षों में किसान को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार बीज से बाजार तक वो फैसला लिया गया जो किसानों के लिए खेती को और आसान बनाए, उसकी मुश्किलें कम करे और उसका मुनाफा बढ़ जाए। आप भी जानते हैं हमारे देश में 80% छोटे किसान हैं जिनकी जोत 1, 2, 2.5, 3 एकड़ की है। ऐसे किसान आजादी के बाद से खेती सिर्फ पेट पालने के लिए करते रहे हैं। सरकार ने जो कदम उठाए उनका बहुत बड़ा लाभ इन किसानों को हो रहा है। जैसे मैंने पहले बताया, ऐसे सभी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए 2,000 हर 4 महीने बाद उनके सम्मान निधि के रूप में खाते में पहुंचाने का काम किया है। इसका मकसद यह है कि मुश्किल वक्त में किसान को कर्ज न लेना पड़े। फसल बीमा का कवच आपको प्रकृति आपदा से बर्बाद फसल की भरपाई करता रहे, क्योंकि किसान के पास बीमा कराने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो अब उसको 6,000 रुपए मिलेंगे तो अपने 1 एकड़ की वो बीमा करा सकता है 2,500, 3,000 की प्रीमियम जमा कराने के बाद। सॉइल हेल्थ कार्ड से किसान को अपनी जमीन की सेहत का सही पता चल सके कि मेरी जमीन की उत्पादन क्षमता कितनी है। उस सॉइल कार्ड के माध्यम से जब वैज्ञानिक आकर खेती की जांच करेंगे कि गेहूं बोया जाए तो इसमें इतने मन होगा, चावल भी तो बोया जाए तो इतना मन होगा, दाल बो दी जाए तो इतना मन होगा, उसी हिसाब से किसान वो फल को बो सके। इस प्रकार से नीम कोटिंग यूरिया, जो यूरिया सीमा पार बॉर्डर से शराब बनाने के लिए नेपाल के बॉर्डर से, चाइना के बॉर्डर से वो ब्लैक हुआ करता था, उस यूरिया के ऊपर नीम कोटिंग करके कि वो केमिकल और शराब बनाने के काम ना आए, केवल किसानों के खेत में खाद के रूप में काम आए, ये नीम कोटिंग करने का काम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। 70 साल तक कभी किसी ने नहीं किया। किसान लड़ाई लड़ते थे कि हमें खाद कैसे मिलेगा, किसानों के दुकानों पर लाठीचार्ज किया जाता था सरकारों के माध्यम से, किसानों को पूरा खाद नहीं मिलता था। 6 वर्ष में किसान ये नहीं कह सकता देश के अंदर कि मुझे खाद नहीं मिल रहा है। ये किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा ही किया गया है। इसीलिए किसानों की एक दिक्कत यह भी रही है कि ज्यादातर गोदाम, कोल्ड स्टोर, प्रोसेसिंग सेंटर गांव के बजाय बड़े बड़े शहरों में हुआ करते थे। इस बिल के माध्यम से अब किसानों के लिए गोदाम बनाने की पाबंदी खत्म कर दी है। कोई कितना भी बड़ा गोदाम बना सकता है और गोदाम गांव के नजदीक बनाया जाए। गांव का किसान या कोई भी आदमी, सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की कि बैंकों से लोन ले और वो गोदाम बनाकर गांवों के नजदीक में ही गोदाम बनाए, जिनके किसानों को अपनी फसल को अगर रखना हो, सेव करना हो और रखने के बाद जब रेट बढ़ जाए तब भेजे, उनको सुविधा मिल जाए। ये व्यवस्था हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की है। इसलिए किसान कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वो 1,00,000 करोड़ रुपए कहा गया है कि दिए गए। इन प्रयासों के बीच हमने यह भी देखा है कि कैसे किसान की गाढ़े पसीने की उपज को कुछ लोग बाजार की उपलब्धता न होने के कारण कौड़ियों के दाम पर खरीद लेते थे। कौन थे वो? मंडी वाले।
बाजार में किसान जा नहीं सकता, बाजार में दूर जा नहीं सकता, पास की मंडी में जाता था, मंडी वाला ना ले, भाव तो इतना नहीं है, एमएसपी से कम में देना है तो दे दे, नहीं वापस ले जा। अब किसान बुग्गी में लाद कर, बैलगाड़ी में लाद कर, ट्रॉली में लाद कर आता था तो सोचता था इसको दोबारा लेकर जाऊंगा, फिर ट्रॉली ट्रैक्टर वाले को भाड़ा देना पड़ेगा। जो 3 एकड़ 2.5 एकड़ 1.5 एकड़ का किसान है, उस किसान के पास कहां ट्रैक्टर खरीदने की बेचारे की क्षमता थी। तो ऐसे किसान को जो शोषण मंडियों में होता था, उन किसानों को इस बिल के माध्यम से अगर मंडी वाले पूरे दाम नहीं देंगे तो खुले बाजार में वो किसान बेच सके, ये इस बिल में व्यवस्था है। जिसमें दुष्प्रचार कर रहे हैं कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। अरे मंडियां वाले अगर मंडी एमएसपी के भाव पे किसान की फसल को खरीदेगा तो किसान को पागल कुत्ते ने काटा है, बाजार में बेचने जाएगा। वो खुले बाजार में तब बेचेगा जब मंडी वाला उसका पूरी कीमत नहीं देगा, और मंडी वाला पूरी कीमत नहीं देगा वो बाहर बेचेगा, और बाहर बेचेगा तो मंडी बंद होंगी। कौन जिम्मेवार है फिर उसका जिम्मेवार वो दलाल होंगे, मंडियां बंद करने वाले, जो किसान को पूरी कीमत नहीं देकर किसान को मजबूर करेंगे कि किसान फसल मार्केट में बेचने जाए। पहले ये व्यवस्था नहीं होती थी, पहले किसान मजबूर था 8 साढ़े 8% का टैक्स देकर अपनी फसल को केवल मंडी में ही बेचेगा। इससे किसान को मुक्ति मिल गई है। इसीलिए यह वह अपने खेत में होने वाली उपज की कीमत तय कर सके और खुले बाजार में बेच सके। इसलिए मंडियां बंद नहीं होंगी, मंडियां जो की त्यों रहेंगी, लेकिन किसान को छूट दे दी, वो मंडी में चाहे तो मंडी में बेच, बाहर चाहे तो बाहर बेच। अब किसी को दर्द है कि मैं तो एमएसपी के कम दाम पर बेचूंगा, मंडी वालों को बेचूंगा, तो बेचो, कौन मना कर रहा है। ये किसान को छुट्टी दे दी गई है। किसान की इस मजबूरी को हर कोई जानता था, समझता था। हमसे पहले जो सरकार थी वो भी किसानों को मंडी के साथ खुला बाजार देने की वकालत करती रही है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम सरकार में आएंगे 2019 में तो हम किसानों को मंडियों से बाहर अपनी फसल बेचने के लिए कानून बनाएंगे। ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, ये केजरीवाल के मैनिफेस्टो में है। मैंने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 3 दिन पहले, उसमें इनकी मैंने ऑर्डर की कॉपी दिखाई है, मेरे पास है इनके मैनिफेस्टो की कॉपी, केजरीवाल की भी और कांग्रेस की भी। इन्होंने भी ये कहा है वो किसानों को मंडी से खुला बाजार देने की वकालत करती रही है। इस बारे में अटल जी की सरकार के समय में 2001 में संवाद की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। अटल जी के बाद 10 साल में केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही और विभिन्न सुधारों के समर्थन में कहती रही कि हम किसान को खुले बाजार में उसकी फसल बेचने की छूट देंगे, लेकिन इन्होंने किया नहीं। केवल कहते रहे, वादे करते रहे, लेकिन किया नहीं। सच्चाई यही है कि किसानों को बांट देने वाली पुरानी व्यवस्था में से कभी कोई सहमत नहीं रहा, कोई भी सहमत नहीं रहा, कांग्रेस भी सहमत नहीं रही, लेकिन वो केवल नारा देते थे और कहते थे कि हम ये करेंगे करेंगे करेंगे, करते नहीं थे। आज इस पत्र के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बीते 20-25 वर्षों में किसी किसान नेता या संगठन का एक भी वक्तव्य दिखा दें कि जिसने कहा किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अन्य विकल्प नहीं मिलने चाहिए। एक ने भी आज से 25 साल में कहा ये बॉर्डरों पर बैठे हैं कि हम मंडियों के बाहर सामान में अपनी फसल नहीं बेचेंगे, कभी 25 साल पहले कहा हो तो बता दो। ये यही नारा देते थे कि किसान को खुले बाजार में फसल बेचने की छूट मिलनी चाहिए। जो व्यवस्था चली आ रही है वही बेहतर है हमारे देश में। ये कभी किसी ने नेता ने नहीं कहा कि जो व्यवस्था चली आ रही है ये बढ़िया है। हर पार्टी, हर नेता, हर दल सब ये कहते थे इसमें बदलाव करेंगे। इसीलिए इन सुधारों के बिना भारत के किसान की जिंदगी में बदलाव लाना मुश्किल है। साल 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी तो हमने इन सुधारों पर नए सिरे से चर्चा शुरू की। राज्य सरकारों को मॉडल कानून भेजे गए। पहले सभी राज्य सरकारों को ये मॉडल कानून भेजे गए थे, पंजाब में भी भेजे गए थे, कर्नाटका में भी भेजे गए थे, राजस्थान में भी भेजे गए थे, दिल्ली में भी भेजे गए थे। केजरीवाल ने तो पास भी कर दिया अपनी विधानसभा में। कल नौटंकी कर रहा फाड़ने की, पहले मोहम्मद तूने बना पास कर दिया उसको विधानसभा में 2-3 महीने पहले, और कल नौटंकी कर रहा फाड़ने की। इस आदमी का कैसे जवाब दोगे आप? ये वक्त आने पर देना पड़ेगा आपको जी। इसीलिए मुख्यमंत्रियों की कमेटियां बनाई गई जिनमें चर्चा हुई। 6 माह में हमारे देश के करोड़ों किसानों तक इस बात को लेकर गए। 1.5 लाख ट्रेडिंग और वेबिनार सेशन के जरिए किसानों से जुड़े विभिन्न मामलों में नए कृषि कानून के प्रावधानों पर चर्चा की और तब जाकर ये नया कृषि कानून अस्तित्व में आया है।
किसान भाइयों, मंडियां चालू हैं, चालू रहेंगी। एपीएमसी को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ साथ खुला बाजार आपको अपने घर पर ही अपनी उपज को अच्छे दामों में बेचने का विकल्प भी देगा। साथ में खेत से मंडी तक अनाज ले जाने का भाड़ा भी बचाएगा। जो मैंने पहले कहा कि उसका वापस मंडी में जाकर वापस ना आना पड़े। अगर मंडी वाला ना ले तो बाजार में अपनी ट्रॉली को ले जाए और बाजार में बेचकर वो चलाए। जिन लोगों की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, वे लोग पूरी तरह से काल्पनिक झूठ फैला रहे हैं। किसानों की जमीन छीन ली जाएगी, यह भी प्रचार कर रहे हैं। जब किसान और व्यापारी के, किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एग्रीमेंट सिर्फ उपज का होगा तो जमीन कैसे छीन ली जाएगी। इस बिल में जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार, उसके साथ में जमीन घर का एग्रीमेंट नहीं है, केवल होने वाली फसल का एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट भी कैसा है? हमारे पास 1.5 एकड़ जमीन है। एक हमारे दादा थे, उनके पास 20 एकड़ जमीन थी। मेरे पिताजी 6 भाई थे। 20 एकड़ को 6 जगह बांट लो तो मेरे पिताजी के हिस्से में कितनी जमीन आ गई? तो वो 3 एकड़ जमीन मुश्किल से आई मेरे पिताजी के हिस्से में। अब 3 भाई पैदा हो गए। अब 3 भाई के हिस्से में कितनी जमीन आ गई? 1 एकड़ जमीन रह गई। अब 1 एकड़ का किसान क्या ट्रैक्टर खरीद सकते हैं? क्या बैल रख सकते हैं? क्या वो रोजी रोटी के लिए शहर में जाएगा? काम धंधा करने के लिए 1.5 एकड़ जमीन को कौन बोएगा? नौजवान तो शहर में आ गया। 1.5 एकड़ जमीन कल्लर के रूप में वह बड़ी पड़ी रहेगी, कोई बोएगा नहीं। वो गांव में ही कहेगा किसी से, अड़ोसी पड़ोसी से, भाई मेरी जमीन बटाए पे ले ले। वो बटाए पे ले लेगा। वो जब बटाए पे ले लेगा तो ओले पड़ जाएंगे। ओले पड़ जाएंगे तो कहेगा भाई मेरी जमीन का क्या हुआ? अरे भाई क्या बताऊं, ओले पड़ गए, मर गई, मैं कहां से तेरा पैसा दूं? अब तो नहीं है मेरे पास। नहीं मिलते थे, देश की पैदावार कम होती थी, खेत पड़े रहते थे, कुछ भले आदमी ओले ना भी पड़ते थे। बेटा नौकरी करने बंबई चला गया तो कौन सा गांव में देखने आया 6 महीने तक, मान लेता तो बढ़ गए होंगे भाई, ओले पड़ गई होगी, सूखा भाई आ गई होगी, बाढ़ भाई, मर गई होगी फसल। अब इसमें क्या है कि गांव में एक नौजवान जिसके पास 4 एकड़ 3 एकड़ जमीन है, वो ट्रैक्टर ट्रॉली रखे हुए है, वो आसपास के भी गांव के लोगों की जमीन के अगर एग्रीमेंट करेगा तो एग्रीमेंट करने के बाद वो एग्रीमेंट में होगा, एग्रीमेंट में पहले तय हो जाएगा कि मेरे खेत के अंदर 40 मन गेहूं पैदा होता है भैया, मेरे खेत में 1 एकड़ में, या मेरे खेत में 60 मन गेहूं पैदा होता है, तो एग्रीमेंट 60 मन का हो जाएगा। अब उसमें चाहे बाढ़ आओ, चाहे ओले पड़ो, चाहे तूफान आओ, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको उस 1.5 एकड़ के मालिक को 60 मन के पैसे देने पड़ेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो नहीं देगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं देगा तो एसडीएम के पास वो अपील करेगा। एसडीएम 30 दिन के अंदर अंदर फैसला देगा। अदालतों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। पहले एसडीएम क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्टर से कहेगा 2 आदमी गांव के तू बुला ला, 2 आदमी किसान से कहेगा तू बुला ले, दोनों को बुला के कहेगा भाई फैसला कर लो बैठ के आपस में। अगर वो फैसला नहीं करेंगे तो एसडीएम ऑर्डर कर देगा कॉन्ट्रैक्टर को कि या तो जेल जाने के लिए तैयार हो जा, जुर्माना लगेगा, या इसके पैसे लौटा दे। वो नहीं देगा तो उसको गिरफ्तार करवा दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा किसी को शक होगा कि एसडीएम न्याय नहीं कर रहा है तो वो डीएम के पास अपील कर सकता है। अब ये पार्टी कह रही है अजी वो तो एक सरकार का डीएम होता है, अदालत की मंजूरी मिलनी चाहिए, अदालतों में कितने सालों में फैसले होते हैं हम जानते हो। लेकिन सरकार ने वो भी कह दिया कि हम इस कानून में बदलाव कर देंगे, अदालतों में भी जाने की आपको छूट दे देंगे। ये बदलाव के लिए भी कह दिया अब सरकार ने। लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, डीएम तक ही रहना चाहिए था। किसान कहां वकील करेगा, कहां फिर अदालतों के चक्कर लगाएगा। इसीलिए सरकार ने लेकिन कहा है कि हम इसमें अमेंडमेंट करके बदलाव करके इसको अदालतों तक का काम दे देंगे। और अगर कॉन्ट्रैक्टर बेईमान होता है, कॉन्ट्रैक्टर बीच में कहता है कि भाई मैं तो नहीं रहूंगा, उसके बाद भी उसको पूरी फसल का कीमत देनी पड़ेगी। इस बिल में यह है। नंबर 2, अगर किसान मुकर जाता है बाई चांस, किसान को लगे कि यार अब तो खाद बढ़िया आ गया, पैदा बढ़िया हो रही है, मैंने तो गलती कर दी, इसमें तो 80 मन मेरा दलहन पैदा हो गया, गेहूं पैदा होगा, तो किसान कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी तोड़ सकता है। यह अधिकार दिया हुआ किसान को। और किसान कॉन्ट्रैक्ट जब तोड़ेगा तो किसान को केवल बीज का पैसा, जुताई का पैसा और खाद का पैसा देना है। और वो भी कब देना है? वो जब फसल बाजार में बिक जाएगी तब देना है, तुरंत नहीं देना है। एसडीएम के पास ठेकेदार जाएगा, अजी मेरा किसान बेईमान हो गया जी,
तो एसडीएम कहेगा भैया ठीक है एप्लीकेशन दे जा, जब उसकी फसल बिकेगी आ जाना, तेरे पैसे दिलवा दूंगा। ना उसके घर को गिरवी रख सकता है, ना खेत को गिरवी रख सकता है, ना खड़क को गिरवी रख सकता है, केवल फसल का एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट में ठेकेदार को पैसा तब मिलेंगे अब ठेकेदार की खुजाती हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट करे, ना खुजाती हो मत करे। तो ये छूट किसको दी है? ये छूट किसान को दी है इस बिल के अंदर। और इनको दर्द है कि ये बिल खराब है, ये किसानों के विरोध में है, इस प्रकार का दुष्प्रचार ये लोग कर रहे हैं। ये बिल टोटल किसानों के हित में है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से जिन लोगों की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है वो लोग पूरी तरह से काल्पनिक झूठ फैला रहे हैं। किसानों की जमीन छीन ली जाएगी। जब किसान और कॉन्ट्रैक्ट के बीच एग्रीमेंट सिर्फ उपज का होगा तो जमीन कैसे चली जाएगी? इस नए कानून में साफ उल्लेख है कि जमीन पर किसान का ही मालिकाना हक रहेगा। जो सरकार गांव में रहने वाले हर परिवार को स्वामित्व योजना के जरिए उसके घर का भी मालिकाना हक प्रदान कर रही है, वह किसानों की एक इंच जमीन भी किसी को छीनने नहीं देगी। इसमें एक और लाभ हो गया है, अगर आदमी घर बार छोड़कर बाहर चला गया परिवार को लेकर, गांव में 2 एकड़ 1.5 एकड़ जमीन रह गई, अब इस कानून में जिसके पास 2 एकड़ जमीन है उसके घर की भी मालिकाना हक सरकारी तौर पर किसान के पास रहेगा। अब पड़ोसी को बेईमान चाचा ताऊ भी कब्जा नहीं कर सकता है पीछे से, जिस पे वो भी अधिकार उस किसान के पास रहेगा। ये किसान ईमानदारी के साथ में ये हक देता है किसानों को। हमारी सरकार नियत और नीति दोनों से किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। एमएसपी मंडी और जमीन पर कब्जे को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसे दूर करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हम किसानों और उसके संगठनों से लगातार चर्चा कर रहे हैं, उनकी हर चिंता का निराकरण करने के लिए हर समय तैयार हैं। लेकिन किसान की आड़ में कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों द्वारा रचे गए कुछ चक्र को समझना भी उतना ही आवश्यक है। देश का दुर्भाग्य है कि आज अपने आप को न्यूट्रल बनाने वाले बुद्धिजीवी मानने वाले कुछ लोग बेशर्मी के साथ अपनी कही गई बातों से ठीक उल्टी बात बोल रहे हैं। लेकिन जनता से कुछ छिपा नहीं है, देश उनके पुराने बयान भी देख रहा है, आज उनका असली चेहरा भी सामने आ रहा है। ये लोग सोच रहे हैं कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सरकार को नुकसान कर देंगे, लेकिन सच्चाई है कि इनके निशाने पर आप हैं, यानी कि किसान है, देश के युवा हैं। इन लोगों ने निर्दोष किसानों को राजनीति की कठपुतली बनाने का प्रयास किया है। जो कांग्रेस अपनी सरकार में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को 8 साल तक दबाकर बैठी रही, वे कांग्रेस किसानों की हितैषी कैसे हो सकती है, यह हमें सोचना पड़ेगा। जो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कहती रही कि किसानों को मंडी के अलावा उपज बेचने के लिए आज विकल्प मिलने चाहिए, ये 19 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कहा है, वही कांग्रेस अब किसानों को क्यों जकड़े हुए देखना चाहती है? यूपीए सरकार के जो कृषि मंत्री इन्हीं सुधारों के पक्ष में चिट्ठियां लिखा करते थे, उन्हें अब यू टर्न क्यों लेना पड़ रहा है? शरद पवार जी तो लिखते थे कि मंडियों के अलावा विकल्प होना चाहिए, अब शरद पवार जी उल्टी गिनती गिन रहे हैं, पलटा मार रहे हैं। केजरीवाल साहब थूक कर चाट रहे हैं, जो पहले अपने मैनिफेस्टो में कुछ कहा अब कुछ कह रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी पंजाब चुनाव के समय घोषणा पत्र में लिख रही थी, जो मैंने आपको पहले बताया, हुड्डा कमेटी ने कृषि सुधारों की बात कही थी। उस कमेटी में अकाली दल के बड़े नेता भी थे, जो आज वे अलग अलग बोल रहे हैं। ये हुड्डा कमेटी और अकालियों की एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने यह रिपोर्ट दी थी कि किसानों को मंडी के अलावा विकल्प होना चाहिए, आज वो भी दूसरी भाषा बोल रहे हैं। वो किसान संगठन जो 3 महीने पहले तक इन सुधारों का समर्थन कर रहे थे, हमारी सरकार को बधाई दे रहे थे, आज अचानक प्रदर्शनों में शामिल होने लगे हैं। मेरे किसान भाइयों, दशकों तक हमारे देश में सिर्फ घोषणा करके वोट बटोरने की राजनीति होती रही। घोषणा करके प्रामाणिकता के साथ उनको पूरा करने वाली सरकार अब देश देख रहा है। देश के लोगों का हम पर आशीर्वाद बढ़ता देख कुछ दलों को यह भी लगने लगा है कि उन्हें अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन किसानों में भ्रम फैलाकर शायद वापस मिल जाएगी। यह भ्रम दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम आंदोलनरत किसानों के साथ हर विषय का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है 24 घंटे हम उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। क्लॉज बाई क्लॉज वो जिस विषय पर चर्चा करना चाहें और जो किसानों के हित में नहीं होगा, हम उसको बदलने के लिए तैयार हैं। यह भ्रम दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको इस बात से भी सिर्फ सतर्क रहना चाहिए, इस आंदोलन में ऐसे लोग भी दाखिल हो गए जिनका लक्ष्य किसान हितकार नहीं है।
पिछले 6 सालों में आपने देखा होगा कि एक ही कुनबे के, एक ही आचार विचार के लोगों का समूह, कभी विद्यार्थियों, कभी दलित समाज, कभी महिलाओं को, कभी माइनॉरिटी को, अलग अलग वर्गों के पीछे छुपकर समाज में असंतोष और टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आज ये लोग एक बार फिर देश के अन्नदाता के पीछे छुपकर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हिंसा और अराजकता को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बल दे रहे हैं। ये लोग देश के अन्नदाताओं के पीछे छुपकर दंगे के आरोपियों को, हिंसा करने के आरोपियों को तुरंत छोड़ने के लिए दबाव बना रहे हैं। ये लोग देश के अन्नदाताओं के पीछे छुपकर गांधी की प्रतिमा को क्षति पहुंचाकर खालिस्तान मांगने की बात कर रहे हैं। ये लोग बापू का अपमान कर रहे हैं, उन्हीं बापू का जिन्होंने चंपारण में किसानों के लिए सत्याग्रह का एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया था। उस गांधी जी की प्रतिमा को भी नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सिंचाई का पानी किसानों तक न पहुंचे, इसके लिए इन संगठनों ने वर्षों तक एड़ी चोटी का जोर लगाए रखा। कम्युनिस्ट, ये कम्युनिस्टों पर आता है जी। हर कानूनी दांवपेच खेला। यही लोग किसानों तक बिजली पहुंचाने के कार्यों में, बांधों के निर्माण में वर्षों तक बाधा डालते रहे। थी ना एक लेडी जाकर बैठ जाती थी खुले बाल विधवा की तरह, क्या नाम था उसका, पाटेकर, थी ना, बाल खोल के बैठ जाती, जिसको राउंड बैठकी हो जाके कहीं जाके जी। ऐसे हर जगह यहां बांध नहीं बनेगा, यहां बांध नहीं बनेगा। ये वही लोग हैं। जब देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, वोकल फॉर लोकल हो रहा है, तो भारत के उत्पादों का बहिष्कार करने का ऐलान करने वाले इन लोगों के इरादों को पहचानना पड़ेगा। जब लेह लद्दाख में सीमा पर सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ी हुई है, जब फिट 2-2 फीट 4 फीट बर्फ गिरी हुई है, तो सीमा की तरफ जवानों के लिए रसद ले जा रही ट्रेनें रोकने के लिए किसान किसानों को आगे कर रहे। इन लोगों की वजह से हमें अपने सैनिकों की रसद और अन्य जरूरी सामान हवाई मार्ग द्वारा पहुंचाना पड़ रहा है, जिससे गाड़ी कमाई पैसा ज्यादा खर्चे में जा रही है। पर्दे के पीछे छिपकर किसानों को गुमराह करने वाले इन लोगों की विचारधारा सन 62 की लड़ाई में भी देखी होगी इन कम्युनिस्टों की आपने। ये लोग जो फिर सन 62 की भाषा बोल रहे हैं। इन लोगों ने किसानों के मन की पवित्रता को अपने घिनौने इरादों और साजिशों से अपवित्र और प्रदूषित करने का प्रयास किया है। हमारे किसान भाई बहनों को आज विचार करना चाहिए, जब इन्होंने आंदोलन शुरू किया था तब उनका लक्ष्य क्या था और आज ये किस लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं जो किसानों का समर्थन करने की दुहाई दे रहे हैं। मैं इस पत्र के माध्यम से आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ऐसे किसान किसी के बहकावे में ना आए। कृपया तथ्यों के आधार पर चिंतन और मनन करें। आपकी हर शंका आशंका को दूर करना, उसका उत्तर देना हमारी ही जिम्मेवारी है। हम अपने इस दायित्व से कभी पीछे नहीं हटे हैं और ना कभी पीछे हटेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बिना भेदभाव सभी का हित को ध्यान में रखने का प्रयास किया है। विगत 6 वर्षों का इतिहास इस बात का साक्षी है। आप विश्वास रखिए, किसानों के हित में किए गए ये सुधार भारतीय कृषि में नए अध्याय की नींव रखेंगे, देश के किसानों को स्वतंत्र रखेंगे, सशक्त रखेंगे। इन्हीं कृषि सुधारों की ऊर्जा से हम मिलकर भारत की कृषि को समृद्ध बनाएंगे, संपन्न बनाएंगे और किसान को ऊर्जावान बनाएंगे। आपका श्री नरेंद्र सिंह तोमर। आप सब लोगों ने, ये माननीय कृषि मंत्री जी ने किसानों को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से मैंने सारी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हमारे जो भी रिश्तेदार हरियाणा में रहते हो, पंजाब में रहते हो, यूपी में रहते हो, हम लोगों ने भी, हमारी जमीनें एक्वायर हो गई थी या हमने कॉलोनियों के रूप में कॉलोनाइजर को बेच दी थी। हम लोगों ने भी अपनी जमीनें गांव के बाहर, अपने दिल्ली राज्य के बाहर खरीदी हुई है। जैसे मेरे पास जमीन है, मथुरा में जमीन है हमारे पास। हम सब किसान के बेटे हैं, किसानी कर रहे हैं। जहां की जमीन हमारी एक्वायर हो गई थी सन 52, 54, 63, 64, 65 में, तो हम सब किसान अपनी जिम्मेवारी समझते हुए देश के प्रधानमंत्री को कमजोर करने के लिए, बदनाम करने के लिए ये कुछ राजनीतिक दल जो साजिश रच रहे हैं, इनका पोतड़ा खोलने के लिए हम लोगों को फोन पर सब किसानों से बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो जोरदार एक बार हाथ उठाकर कहना चाहिए, भारत माता की, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। तो इसलिए
मोदी जी पर विश्वास करते हुए हम सब लोग जो किसानों को भ्रमित करके कुछ राजनीतिक दल अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें ये बात उन तक पहुंचानी चाहिए। इसी अपेक्षा के साथ मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, आपने बड़ी निष्ठा के साथ में मुझे सुना है, आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं महरौली जिला के अध्यक्ष भाई जगमोहन जी को, किसान मोर्चा के अध्यक्ष भाई सोलंकी जी को, अपने किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जो पूरे दिल्ली के अंदर किसानों के लिए विनोद सहरावत जी यहाँ किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, उनको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।